So students, let us now discuss effect of nucleus motion on the energy of the atom. This topic is specially for JEE Advanced. Alright. तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस बेसिकली, और इस न्यूक्लियस को मैं एन कह देता हूँ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका जो मास है, राइट, जो मास है प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1800 या आप कह लो 189, तो हम पे 2000 कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑलराइट। तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ लाई करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, राइट, एकदम वेरी नियर टू प्रोटॉन या वेरी नियर टू न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को सेंटर ना मानते हुए हमने न्यूक्लियस को ही सेंटर मानकर, और इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हमने इस न्यूक्लियस के अराउंड मान लिया है, राइट, और न्यूक्लियस को सेंटर मान लिया है उसके रिवोल्यूशन का, ऑलराइट। और उसको एज्यूम करके हम लोगों ने वो डेरिवेशन किया जिससे कि हमारे पास जो रेडियस है, राइट, रेडियस का फॉर्मूला क्या निकल के आया हाइड्रोजन एटम वाले में, वो निकल कर आया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर k ZE स्क्वायर ME, ZE स्क्वायर ME, ठीक है। तो हमने इसमें क्या एज्यूम किया है, हम लोगों ने इसमें एज्यूम किया है कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है। हमने क्या एज्यूम किया है, न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, सच दैट द न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है, इट्स मूविंग अ सर्कुलर पाथ एंड न्यूक्लियस इज द सेंटर। तो ये एज्यूम करके, यानी न्यूक्लियस को रेस्ट पे एज्यूम करके जो हमने डेरिवेशन किया है वो ये, लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास है, दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, ये अपना एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है ये घूम रहा है, और ये भी अपना सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो घूम रहा है। लेकिन हमने वैसा एज्यूम नहीं किया, हमने सिंपल एज्यूम किया, और उसमें कोई खास ज़्यादा मतलब एरर भी नहीं है। एरर इसलिए नहीं है कि, मतलब एरर तो है लेकिन बहुत कम है। तो वैसा क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास जो वो ऑलमोस्ट इसके पास ही लाई करता है, तो हमने इसको ही सेंटर ऑफ मास मानकर ये डेरिवेशन किया था। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियस का जो मोशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो भी कंसीडर करें तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ऑलराइट। सो नाउ इफ वी आल्सो कंसीडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं कि ये जो है दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, मैं इसको n कहता हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस, इसका चार्ज कितना है Ze, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम Cm कह देते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी इसके अराउंड घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड, तो इस तरह से घूमेगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का पाथ हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हमने ये बना लिया इलेक्ट्रॉन का पाथ, और ये दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, राइट, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन Ne, ठीक है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे और ये रोटेट करेंगे। जैसे मान लो न्यूक्लियस रोटेट करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस यहाँ पहुँच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, हमेशा सामने, इसके सामने रहेगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन बस ये है कि न्यूक्लियस अपने इस सर्कल में घूमेगा, ठीक है, दिस इज द पाथ ऑफ न्यूक्लियस मोशन, और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसका अपना पाथ है, तो दोनों जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। जैसे आप देख लो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस आप पकड़ लो R1, ये हो गया R1, या R2 ले लो, चलो इलेक्ट्रॉन का रेडियस हमने कितना ले लिया R2, तो वो R2 के रेडियस से ही घूमेगा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। न्यूक्लियस का रेडियस R1 ले लो, और ये न्यूक्लियस R1 के रेडियस से ही घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी दोनों जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाला है। तो इसका जो डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस R2, और R1 प्लस R2 वो हमने R मान लिया है, क्या मान लिया R, तो R1 प्लस R2 R हो गया, और हमने सेंटर ऑफ मास में देखा है, अगर मैं इसका मास मैं Mn मान लूँ और इसका मास मैं Me मान लूँ, तो M1 R1 यानी M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2,
ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होगा, ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। तो ये दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग R1 R2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख के रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग R1 का वैल्यू कितना होगा। तो R1 का वैल्यू हो जाता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए MER आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा MER बाई MN प्लस ME। ठीक है, ये हो गया अपना R1। और R2 कितना होगा, R2 हो जाएगा MNR डिवाइड बाई MN प्लस ME। तो हमें R1 और R2 मिल चुका है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अब हमें चाहिए इक्वेशंस, राइट, टू सॉल्व दिस, और यहाँ से ये R2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑलराइट, ये कहिए कि हमें एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट ये जो पूरा R है ना, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो हमें निकालना है, दैट इज द एनर्जी लेवल। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट। कंसीडरिंग दिस न्यूक्लियर मोशन वी हैव टू फाइंड दिस रेडियस, द वेलोसिटी v, जो भी इसका वेलोसिटी है, स्पीड है, वो फाइंड करना है, ये रेडियस फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पे इसका एनर्जी फाइंड आउट करना है nth रेडियस में। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे यहाँ पे इक्वेशन जो हमें कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग ले लेंगे समेशन ऑफ FC इज इक्वल टू MAC, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, वो उसको प्रोवाइड करेगा द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, ठीक है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K ZE इंटू E, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो ZE है, उसका चार्ज E है, तो ZE स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 हो गया, डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MVN, तो ठीक है मैं V स्क्वायर लिख देता हूँ, MV स्क्वायर बाई R2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो उसके लिए जो रेडियस होगा वो उसका R2 होगा। राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो रेडियस हम लोग डालते हैं वो रेडियस क्या होता है, उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस वो होता है। तो वो इस तरह से घूम रहा है राइट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, R2। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो MV स्क्वायर बाय R2 लिखेंगे। ठीक है, R नहीं लिखेंगे। यहाँ R क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स MN और ME के बीच में, इसलिए जो डिस्टेंस आएगा वो MN और ME के बीच का डिस्टेंस है वो आएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये R फाइंड आउट करना है, इस चीज को समझिए आप, हमें ये R फाइंड आउट करना है, हमें R2 नहीं फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट R, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस राइट, एक न्यूक्लियर, एक एटम के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट रेडियस इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन हो जाएगा, ऑलराइट, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, दैट इज MVR इक्वल टू NH बाई 2 तो वो इक्वेशन लिखते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो, तो लेट अस राइट सेकेंड इक्वेशन नाउ। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा इक्वेशन हो जाएगा अपने पास, वो है मास। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा अपने पास MV, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V इंटू द रेडियस। तो जो रेडियस आएगा वो R आएगा, R2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेडियस है वो R है। जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, राइट, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम वो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं। ऑलराइट, दैट इज NH बाई 2 दैट इज NH बाई 2 ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ऑलराइट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, और ये दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया R1 और R2 का। तो हम लोग को बेसिकली R फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है अब इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग वैल्यूज डालेंगे। तो ये हो जाएगा K पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं उसको वैसे रहने दूंगा। तो ये हो जाएगा K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, ये R स्क्वायर को आप रहने दो ऐसे ही, तो ये हो गया V को यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, V को आप यहाँ से डाल दो, तो V का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा NH बाई 2 पाई MER का होल स्क्वायर हो गया MV स्क्वायर,
और R2 का वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा mn और क्या है mn r बाय mn प्लस me, तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये me है, me स्क्वायर आएगा इधर, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं सबको, n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर r स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट गया, ठीक है, ये m कैंसिल हो गया, ओके, एक m कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया k जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर वाला, और नीचे 4 पाई स्क्वायर एक me बचा है, तो 4 पाई स्क्वायर me, एक mn बचा है नीचे से, ठीक है, एक r बचा है, और ये हो गया अपना mn प्लस me, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो mn प्लस me बाई me mn, तो ये जो क्वांटिटी 1 बाई म्यू होता है जिसको हम लोग रिड्यूस्ड मास कहते हैं, तो मैं वो चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। तो रिड्यूस्ड मास हम लोग किसको ले रहे हैं, रिड्यूस्ड मास हम लोग ले रहे हैं me mn बाई me प्लस mn, तो ये हो जाएगा 1 बाई म्यू, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को मिल गया r का इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई r और ये हो गया 1 बाई म्यू, ठीक है, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को r मिल जाएगा, तो r कितना मिल जाएगा, देखिए r मिल जाएगा हम लोगों को n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई, r को मैंने इधर ले लिया, ठीक है, और k जेड स्क्वायर इधर लेगा, तो वो आ जाएगा यहाँ से, व्हाट वी विल गेट इज, ओके, तो ये हमारे पास 4 पाई स्क्वायर है, सो लेट्स मेक इट 4 पाई स्क्वायर, सो n स्क्वायर स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर k जेड ई स्क्वायर, ठीक है, k जेड ई स्क्वायर म्यू ई, ठीक है, ये हमें मिल गया रेडियस का वैल्यू। तो ये एक इक्वेशन है, इसको मैं कह दूँ ए कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ए कह देता हूँ, और ये जो रेडियस आया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेडियस आया है, इस रेडियस को मैं आर एन डैश कह देता हूँ, आर एन डैश, ठीक है, जो भी आर आया है यहाँ से निकल के, उस आर को मैं क्या कह देता हूँ, आर एन डैश कह देता हूँ। तो नॉर्मली जब हम लोगों ने न्यूक्लियर मोशन नहीं कंसिडर किया था, तब आर एन कितना आया था, तब आर एन आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ई आया था, इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था और न्यूक्लियस मोशन नहीं कंसिडर किया था, तो जब न्यूक्लियस मोशन नहीं कंसिडर किया था तब आर एन का वैल्यू कितना आया था उस वक्त, वो आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ई आया था, ठीक है, वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था। बट यहाँ पे जब हम लोगों ने न्यूक्लियस मोशन कंसिडर किया है, तो जो रेडियस है यानी डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास बट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस हमें फाइंड आउट करना था। तो वो जो डिस्टेंस है उसको यहाँ रेडियस कहा गया है, तो वो रेडियस यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम इक्वेशन है, बस एम की जगह यहाँ पे म्यू ही है, यानी रिड्यूस मास है, यानी ये वाला है वैल्यू। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें ए और बी को, इफ यू डिवाइड ए एंड बी, सो इफ वी डिवाइड द इक्वेशन ए एंड बी, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को मिल जाएगा आर एन डैश यानी द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन when we consider the nuclear motion, ठीक है, न्यूक्लियस मोशन, तो वो है आर एन डैश, और आर एन क्या है, आर एन इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन वी डोंट कंसिडर न्यूक्लियर मोशन या विदाउट कंसिडरिंग द न्यूक्लियस मोशन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, राइट, दिस विल कम आउट टू बी एम, तो ये एम ई ऊपर जाएगा, ठीक है, दिस विल बी एम ई बाई म्यू ई, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे हमें इक्वेशन। तो आर एन डैश कितना आएगा, आर एन डैश आ जाएगा आर एन इंटू एम ई बाई म्यू ई। अच्छा, आर एन का वैल्यू याद है हमें, आर एन का वैल्यू कितना है, आर एन का वैल्यू है ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये याद है आप लोगों को, ए नॉट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम और एन स्क्वायर बाई जेड, और ये क्या है, ये है एम ई बाई म्यू ई। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, आर एन डैश हमें मिल गया
0.53 एंगस्ट्रम, 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक है। और ऊपर आप लिख सकते हो n स्क्वायर, मतलब बेसिकली n स्क्वायर me डिवाइड बाई z म्यू ई। तो ये इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग न्यूक्लियर मोशन कंसिडर करें तो स्लाइटली जो है ये रेडियस के जो वैल्यूज है वो स्लाइटली क्या हो जाएंगे, वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव कंसीडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन। इस तरह से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे ही हम वेलोसिटी और एनर्जी के इक्वेशंस में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक स्लाइट चेंज आएगा। तो हम वो इक्वेशन डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, आप खुद से ट्राई करिए डिराइव करने का। तो इसी तरह से वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी चेंज आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी होगा, राइट, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उसमें भी स्लाइट चेंज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचने वाली, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में मास इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो कितना आया था, वो आया था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई NH। तो आप देख सकते हैं कि इन दिस एक्सप्रेशन द स्पीड ऑफ, इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड मास इज नॉट प्रेजेंट, है कि नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस एक्सप्रेशन of speed m, mass of electron क्या है, is not present. Since it is not present, Vn will be equal to Vn dash, ठीक है। मतलब आप चाहे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन कंसिडर करो या ना करो, जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा, स्पीड वही रहेगा, क्योंकि स्पीड के टर्म्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है, ठीक है। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जैसे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था एन के एक्सप्रेशन में, इसके एक्सप्रेशन में म्यू ही आया था, इसलिए ये रेशियो आया, राइट। यहाँ पे वी एन के एक्सप्रेशन में मास आता ही नहीं, तो वी एन डैश में भी मास नहीं आएगा। तो जो पूरा ये जो चेंजेस है ये मास की वजह से, राइट, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वी एन यानी स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऑलराइट। और जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर हमने न्यूक्लियर मोशन नहीं कंसिडर किया तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 me आता है, और डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। और अगर हमने न्यूक्लियर मोशन कंसिडर किया यानी En डैश लिया, तो इसी एक्सप्रेशन में आपको मास की जगह क्या मिलेगा, आपको मिलेगा म्यू ई, ठीक है। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का, राइट, विथ न्यूक्लियर मोशन, बस ये m की जगह म्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई के स्क्वायर, हम डेरिवेशन पूरा इसको नहीं कर रहे हैं, जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 म्यू ई, यानी रिड्यूस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। तो ये आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कर लोगे, राइट, यानी ई एन डैश बाई ई एन करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी म्यू ई बाई एम ई। यहाँ पे इन्वर्सली आया था, यहाँ पे आर एन डैश इज प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे आप देखो जो रेडियस का एक्सप्रेशन था, रेडियस के एक्सप्रेशन में इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास नीचे आया था, ठीक है। यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास कहाँ आया, मास ऊपर आया। तो जो एनर्जी है ई एन डैश वो क्या होगा, वो होगा ई एन इंटू म्यू ई बाई एम ई, ई एन इंटू म्यू ई बाई एम ई हो जाएगा। और ई एन का वैल्यू कितना है, वो है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और डायरेक्टली क्या हो जाएगा म्यू ई बाई एम ई, यानी ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग फाइनली सारे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक जगह। तो जो रेडियस आया अपना, राइट, ये सब विथ कंसिडरिंग द न्यूक्लियर मोशन, ठीक है। तो रेडियस जो आया वो रेडियस कितना आ गया 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक है। पहले आता था 0.53 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाई जेड, अब बस क्या हो गया इसमें, दिस इज इक्वल इनटू m बाई म्यू बस करना पड़ेगा हमें। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू इज द रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो तो जो पहले था वही है, ऑलराइट। तो वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ओके। तो वेलोसिटी आपको याद है, उसका जो फॉर्मूला आता है वो 2 पॉइंट यानी c बाई 137, राइट, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो जो था वही रहेगा। और एनर्जी का जो फॉर्मूला है फाइनली कंसिडरिंग न्यूक्लियर मोशन, तो यहाँ से जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो आएगा -13.6। तो पहले क्या आता था जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या होगा म्यू बाई एम, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। जो रेडियस है उसमें बस n टू m बाई म्यू, और एनर्जी जो है उसमें म्यू बाई एम, ठीक है, ऑलराइट। तो ये भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। एनर्जी में इट इज डायरेक्टली मास इज एनर्जी डायरेक्ट टू मास,
इसलिए ई एन डैश में जो मास है वो ऊपर आएगा और ई एन का मास नीचे आएगा, और रेडियस में जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो आर एन डैश का मास यानी रिड्यूस मास नीचे आएगा, एम ऊपर आएगा. सो दिस वे यू कैन जस्ट रिमेंबर इट. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझना है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का दैट विल बी स्लाइटली लेस इस केस में जो है, राइट, क्योंकि बात हो रहा है रिड्यूस मास, ऊपर रिड्यूस मास है नीचे एम है, तो जो एनर्जी है वो स्लाइटली लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू ई एन. ठीक है, ई एन के केस में जो एनर्जी होगा इज प्रोपोर्शनल टू एम ई एन, ई एन के इज डैश इज प्रोपोर्शनल टू म्यू ई. तो ई एन डैश के केस में जो एनर्जी है दैट बी स्लाइटली लेस, राइट, एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड डिराइव्ड अर्लियर. जो भी हमने पहले डिराइव किया था विदाउट कंसिडरिंग द न्यूक्लियर मोशन, उसमें जो एनर्जी आया था उससे थोड़ा कम, थोड़ा सा स्लाइटली कम यहाँ पे एनर्जी आएगा. ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है. तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है कि जनरली हमें ये वाला ही कंसिडर करना है, राइट. वी हैव टू एक्चुअली नेग्लेक्ट द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस. बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है कंसिडरिंग ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन, देन we are going to use this formula, otherwise we are going to use the initial one, यानी ये वाला हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो let us take one or two examples just to understand it more. So let us take an example here. A positronium atom is a system that consists of a positron and an electron that orbit each other. तो सबसे पहले देखिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो मास है वो सेम होता है. तो पॉजिट्रॉन का मास भी m और इलेक्ट्रॉन का मास भी m. ठीक है, दोनों के मास सेम है. यहाँ किया गया है पॉजिट्रोनियम एटम है, तो सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ओके, और दोनों एक साथ जो है वो घूम रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर. दोनों का मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में आएगा. ठीक है, तो ये दोनों जो है सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं इस तरह से. ठीक है, ओके. तो अब पूछा गया कंपेयर द वेवलेंथ्स ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द पॉजिट्रोनियम एटम विद दोज ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिड्यूस मास फाइंड आउट कर लेते हैं. तो दोनों के मास क्या है, सेम. ठीक है, तो जो रिड्यूस मास होगा, रिड्यूस मास आपको पता ही है वो क्या होगा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, राइट. इसी को हम लोग रिड्यूस मास कहते हैं. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई m प्लस m यानी 2m, तो ये हो जाएगा m/2. ठीक है, रिड्यूस मास कितना आ गया, m/2 आ गया. अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ई एन डैश, यानी अगर हम न्यूक्लियर मोशन कंसीडर करें, यानी अगर हम कंसीडर करें कि ये भी मूव कर रहा है, जो कि यहाँ पे तो होना ही है क्योंकि दोनों के मास सेम है और सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो दोनों मूव करेंगे ही. तो इसका अगर हम कंसीडर करें एनर्जी, तो जो एनर्जी होगा, राइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट, वो देखा था अभी हमने. तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास. और अगर हमने न्यूक्लियर मोशन नहीं कंसीडर किया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ओनली दिस मास. ऑलराइट, और हम दोनों का अगर रेशियो ले लें, तो ये आपको मैंने बता दिया था ई एन डैश बाई ई एन, तो वो आ जाएगा म्यू बाई एम. वो क्या आ जाएगा, म्यू बाई एम आ जाएगा. म्यू कितना है, म्यू है m/2 और ये है m, मतलब ये हो जाएगा हाफ. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m/2 बाई m, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ. ऑलराइट, ओके. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल्स ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम आर हाफ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल इन अ हाइड्रोजन एटम. राइट, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि, तो लेट अस राइट डाउन दैट कंक्लूजन. सबसे पहले कि एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल ऑफ पॉजिट्रोनियम, ठीक है, लेट अस राइट डाउन दैट कंक्लूजन फर्स्ट. ये जो है ई एन डैश, ये पॉजिट्रोनियम के लिए, और ई एन जो है ये नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के लिए. तो पॉजिट्रोनियम एटम, बिकॉज वी हैव कंसीडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन, सो इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस मास, एंड दिस इज द नॉर्मल हाइड्रोजन एटम जहाँ पे हमने न्यूक्लियस को रेस्ट पे माना है. तो वहाँ पे जो ये एनर्जी है, दिस एनर्जी ऑफ द nth, राइट, nth क्वांटम नंबर जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी nth ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है, दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वहाँ से हमें ये सब मिल गया. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जो एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी लेवल ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम, एनर्जी लेवल ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम आर हाफ ऑफ corresponding
एनर्जी लेवल इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में सबसे जो पहला एनर्जी लेवल -13.6 है, तो उसका हाफ हो जाएगा, और उसका हाफ कितना हो 7.8, तो इस तरह से इट बिकम हाफ ऑफ दैट, ओके, हाफ ऑफ दैट, ऑलराइट। तो इस तरह से हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द वेवलेंथ इन द पॉजिट्रोनियम एटम स्पेक्ट्रल लाइंस आर ट्वाइस दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे अगर ये -13.6 है और ये -3.4 है, ये किसके लिए, ये बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये एनर्जी गैप कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही पॉजिट्रोनियम में ये आप देख लो, ये हो जाएगा -7.8 और ये हो जाएगा -1.7, तो ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप हो जाएगा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। कितना हो जाएगा, ओके, दिस विल बी 6 to the 12 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1.7 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी गैप है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो जहाँ पे एनर्जी गैप कम है वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में जो वेवलेंथ है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी गैप, राइट, एनर्जी यहाँ से तो फोटोन रिलीज होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे डीएक्साइट होगा, और जब फोटोन रिलीज होगा, और यहाँ पे जब डीएक्साइट होकर फोटोन रिलीज होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोटोन रिलीज होगा उसका जो वेवलेंथ होगा, राइट, वो इस वाले से डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है, राइट। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, तो यहाँ वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, सब डबल हो जाएंगे। तो इसका फाइनल क्या है आंसर, कि एज अ रिजल्ट द वेवलेंथ इन द पॉजिट्रोनियम एटम, ये जो है इसमें जो वेवलेंथ मिलेंगे हम लोग को डीएक्साइटेशन के बाद, तो दीज वेवलेंथ्स, राइट, आर ऑल, जितने मिलेंगे, आर ऑल ट्वाइस दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो जो हमें वेवलेंथ मिलेंगे वो सब के यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें जो है वो ट्वाइस यानी डबल मिलने वाला है, किसमें, पॉजिट्रोनियम एटम में, ऑलराइट, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सो लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल हियर, अ muon. A muon is an unstable elementary particle whose mass is 207 times the mass of electron and whose charge is either plus E or minus E. Okay, that is same as that of the electron. A negative muon can be captured by a hydrogen nucleus, that is proton, to form a muonic atom. ठीक है, alright. Find the radius of the first Bohr orbit of this atom. तो यहाँ पे they're talking about the hydrogen atom, right? So this is, you know, proton basically, यहाँ पे proton है, so this is capturing a negative muon, mu minus, alright, this is muon, तो इसको मैं I will just call it, you know, m, muon particle m, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मास है, राइट, मास ऑफ द प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन इज 1836 times mass of electron, this we know already, और mass of ये muon particle जो है, this is mm, is 207 times the mass of electron, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह का एक एटम यहाँ पे बन गया, एटम तैयार हो गया, और हमसे बोला गया कि we have to find out what the radius of the first Bohr orbit of this atom and the ionization energy of this atom, alright। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास कितना आ जाएगा, रिड्यूस मास आ जाएगा m1 m2 यानी mp m1 m2 by m1 plus m2, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, राइट, आपको वो वैल्यूज डालने 1836 me इंटू 207 me डिवाइडेड बाई 1836 me प्लस 207 me, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से रिड्यूस मास का वैल्यू आ जाएगा 186 me, ठीक है, ये रिड्यूस मास का वैल्यू आ गया। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग रेडियस की। तो हमने देखा था कि Rn डैश बाई Rn ये जो आता है, राइट, दिस इज इक्वल टू m बाई म्यू, क्योंकि जो रेडियस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो Rn के फॉर्मूले जो मास आएगा वो ऊपर आएगा, Rn डैश के फॉर्मूले में म्यू आएगा रिड्यूस मास, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो Rn डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Rn इंटू m बाई म्यू, ऑलराइट।
तो आर एन कितना है, आर एन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और m बाई म्यू आप देखोगे तो आपने म्यू को इधर ले लिया, राइट, तो वो हो जाएगा इंटू 186, ठीक है, m बाई म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 186। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो मुऑन पार्टिकल है इट इज़ 186 टाइम्स क्लोजर, राइट, इट इज़ 186 टाइम्स क्लोजर टू द प्रोटॉन देन एन इलेक्ट्रॉन वुड बी इन द सेम ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जितना इस एटम के पास होगा उससे 186 टाइम्स ज़्यादा ये पास होगा, ठीक है। तो दैट इज द कंक्लूजन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द मुऑन इज, राइट, द मुऑन इज 186 टाइम्स। तो लेट अस राइट इट डाउन। सो द muon is 186 times closer to the proton, closer to the proton than an electron, than an electron would be in the same orbit, electron would be in the same orbit, okay, in the same orbit। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ दिस एटम। दूसरा फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एटम, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए वील हैव टू फाइंड आउट E1 एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। सो उसके लिए हमें पता है कि जो En डैश है और डिवाइड बाय En होगा, तो एनर्जी के केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये हो जाएगा द रेशियो विल बी म्यू बाई एम, ठीक है। सो यहाँ से En डैश आएगा En टाइम्स म्यू बाई एम। तो हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो पता है हमें, और म्यू बाई एम कितना आएगा यहाँ से, राइट, यहाँ से जो है हमें म्यू बाई एम का वैल्यू डालना है, ठीक है। तो म्यू बाई एम विल बी 186, ऑलराइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, m बाई म्यू का वैल्यू आएगा 1/186, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आप म्यू को यहाँ लोगे वो उधर जाके नीचे हो जाएगा, 1/186 हो जाएगा, तो इट विल बी 1/186 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 186 टाइम्स, ऑलराइट, ठीक है। तब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको E1 डैश मिल जाएगा -2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑलराइट। सो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी पता है आपको नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सो नेगेटिव ऑफ E1 डैश, तो हो जाएगा +2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, ऑलराइट। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज 186 टाइम्स, दिस इज 186 टाइम्स more than that of an ordinary hydrogen atom, ठीक है। तो we can write here the ionization energy is 186 times, because we had to compare this times that for an ordinary hydrogen atom, for an ordinary hydrogen atom, if we compare to an ordinary hydrogen atom तो उसके comparison में ऐसा होगा, okay। So let us take the next example. So a particle of charge equal to that of an electron and mass 208 times the mass of electron called the mu meson particle. तो यहाँ पे एक पार्टिकल दिया गया है हमें mu meson, ठीक है। इसका मास कितना दिया गया है, वो दिया गया है 208 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट, और जो चार्ज दिया गया है इसका, वो चार्ज दिया गया है -e, ठीक है। मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज 3। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज दिया है +3, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, और ये म्यू मेजॉन पार्टिकल है यहाँ पे, दिस इज -e इसका चार्ज है, दिस इज म्यू मेजॉन पार्टिकल, ऑलराइट। तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। बोला गया टेक द मास ऑफ द न्यूक्लियस टू बी इनफाइनाइट। तो जो मास है न्यूक्लियस का
उसको इनफाइनाइट मान लो। अगर आपने उसको इनफाइनाइट मान लिया तो फिर इसका मतलब न्यूक्लियस किस पे रहेगा, न्यूक्लियस रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे वी डोंट हैव टू कंसीडर द न्यूक्लियर मोशन, ठीक है, वी डोंट हैव टू कंसीडर न्यूक्लियस मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमें क्वेश्चन देख के समझ में आएगा whether we have to consider nucleus motion or not, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट, तो इफ मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट देन इट इज 100% गोइंग टू बी एट रेस्ट, या फिर द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब दिस इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस लाइक दिस एज कीपिंग द न्यूक्लियस एट द सेंटर। तो यहाँ पे वी डोंट हैव टू कंसीडर द न्यूक्लियस मोशन, ठीक है। ऑलराइट, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हाइड्रोजन एटम है उस केस में जो रेडियस आया था वो रेडियस कितना आया था, n² h² बाई 4π² k। आप ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, ठीक है, kZe²m, ठीक है। यानी रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था मास के, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये सेम मॉडल यहाँ भी एप्लीकेबल है, बोर्ड्स मॉडल इज एप्लीकेबल, यानी सेम मॉडल यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो ये रिलेशन सेम आएगा। तो बस इसमें आपको m की जगह यू हैव टू पुट द मास ऑफ द मेसॉन पार्टिकल। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा n² h² डिवाइड बाई 4π² kZe², और m की जगह हो जाएगा वो 208 टाइम्स me, ठीक है, 208 टाइम्स me हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल। एक ही चेंज आएगा तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, कि 4π² इंटू 208 कितना होता है, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक। तो वहाँ से आपको ये रेडियस मिल जाएगा फाइनली। तो n² h² डिवाइड बाई, सो दिस विल बिकम सो यहाँ पे एक चीज़ और है, जो z का वैल्यू है वो भी पता है हमें। z का वैल्यू कितना है, 3 है, क्योंकि दिया गया है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज 3e। तो यहाँ पे what we can do it, we can also put z की जगह पे we can put 3, ठीक है। तो kz we can put it 3। तो ये एक्सप्रेशन है 4 से 12 and this will become 2496 π², ठीक है, π² ke², ठीक है। z नहीं आएगा तो हमने z की जगह पे क्या डाल दिया, 3, और m की जगह पे डाल दिया 208 m। So this will be the expression for the radius. This is the first part of this question. And let's take the second part. So student, let us take the B part. तो B part पे दिया है find the value of n for which the radius of the orbit is approximately the same as that of the first Bohr orbit of the hydrogen atom. Alright, चलो let us start. तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जो फॉर्मूला है वो है n² h² बाई 4π² kZe²m। तो आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल दोगे और z का वैल्यू 1 डाल दोगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में, टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 हो गया, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात हो रही, तो ये h² हो गया। ऑलराइट, 4π² k, z का वैल्यू भी 1 हो गया, तो e²m, ठीक है, ओके। और इससे पहले हमने देखा था कि मेसॉन पार्टिकल के लिए जो रेडियस आया था, राइट, उसका फॉर्मूला कितना आया था Rn का, वो आया था n² h² बाई 2496, ठीक है, 2496 π² k, और z का वैल्यू हमने डाल ही दिया था, उसमें z को 3 डाल दिया था, तो ke²m। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें ये n का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट यू नो दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी r1 इज इक्वल टू इसका Rn, ये हाइड्रोजन एटम के लिए और ये मेसॉन पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सब कुछ बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो h² बाई 4π² k e²m इज इक्वल टू क्या करोगे आप, n² h² बाई 2496 π² k e²m, ठीक है, ओके। तो k e²m, तो ये
यहाँ पे के स्क्वायर एम कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू दिस विल बी 624, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 624 होगा, और एन अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 25। सो 25th यहाँ पे 25th ऑर्बिट जो है मेसॉन पार्टिकल का 25th ऑर्बिट में जो रेडियस होगा दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. Now let us do the third part of it. So let us discuss the third part. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, find the wavelength of the radiation emitted when the mu meson jumps from the third orbit to the first orbit. Alright, from the third orbit to the first orbit. ठीक है, तो Rydberg's constant जो है उसका फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम में आया था 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e रेज टू 4m बाई CH3. ठीक है, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e रेज टू 4m बाई CH3. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको मेसॉन पार्टिकल से रिप्लेस करें इस मास को, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e रेज टू 4 और m की जगह लिखेंगे हम 208 टाइम्स, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 208 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 208 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय CH3. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो r है रेडियस नहीं है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है. तो यहाँ से जो r डैश आएगा, राइट, r डैश बाई r वो कितना हो जाएगा, वो 208 हो जाएगा. यानी r डैश इज इक्वल टू 208r, ये 208 टाइम्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट भी चेंज हो गया. तो बेसिकली आप ये याद रख सकते हैं कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, ये पूरा इक्वेशन आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हैं कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो 208 टाइम्स आया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r डैश का वैल्यू. ठीक है, तो वो हो जाएगा 208 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷. ठीक है, ये मिल गया हमें. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन mu meson makes a transition from 3 to 1, from n equal to 3 to n equal to 1. तो आइए वो फाइंड कर लेते हैं. तो हम लोग पता है कि जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है यानी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वो क्या रहता है, RZ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लोअर एनर्जी लेवल है उसका स्क्वायर माइनस द हायर एनर्जी लेवल स्क्वायर. ठीक है, ये हम डिस्कस किया पहले. तो यहाँ पे r की जगह आप क्या लोगे, r डैश ले लोगे. ठीक है, तो r डैश ले लोगे, नया रिडबर्ग्स कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया r डैश. z का वैल्यू कितना है, 3 है, क्वेश्चन में दिया है 3e, राइट, चार्ज जो दिया है 3, तो z 3 हो गया, तो z स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. 1 बाई m स्क्वायर लोअर एनर्जी लेवल यानी 1 का स्क्वायर माइनस n मतलब हायर एनर्जी लेवल यानी 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r डैश 9 इंटू, तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 8 बाई 9, राइट, 9 LCM हो जाएगा और 9 माइनस 1 8, तो 8 बाई 9, तो 9 कैंसिल हो गया. ठीक है, और उसको रिवर्स कर दो क्योंकि ये 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 8 r डैश आ गया, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई 8 r डैश. ठीक है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा 1 बाई 8 इंटू, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसका वैल्यू डाल दीजिए और आप चेक कर लीजिए कितना इसका आंसर आ रहा है. ठीक है, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट यानी 208 टाइम्स r 1.097 इंटू 10⁻⁷. यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा 0.548 एंगस्ट्रॉम. तो ये इसका आंसर है. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर atomic physics, and in the next chapter we will be discussing X-rays. All right.